हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। हम लोग अभी एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन को कवर कर रहे हैं, जिसमें इसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और पहला पार्ट देखिए। हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अब हम इससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बच्चों का हक मिड डे मील, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इससे आगे एनसीईआरटी के जो पर्यावरण अध्ययन है उन पर टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। क्लियर? हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते हैं। वह खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, यह सभी बच्चों का अधिकार है। यह फैसला किसने सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। क्लियर? अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के एक कस्बा जिसका नाम पोचमपल्ली है में ज़्यादातर परिवार बुनक्कर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। क्लियर? पोचमपल्ली कारीगरी के अंतर्गत कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना आदि प्रमुख व्यवसाय है और जितने भी तरह के कारीगरी किया जाता है पोचमपल्ली कस्बा के अंतर्गत, सारे के सारी कारीगरी को पोचमपल्ली कारीगरी के नाम से जाना जाता है और यह विश्व विख्यात है, प्रसिद्ध है पूरे देश और विदेशों में पोचमपल्ली कारीगरी के नाम से। ओके, ये जो महिलाएं हैं ये साड़ियाँ पहन रखी है, सारे के सारे पोचमपल्ली डिज़ाइन के साड़ियाँ हैं और इनका जो कढ़ाई है, बुनाई है, सारे के सारे पोचमपल्ली नामक कस्बा में हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है। अब देखिए, करघे में सुई होती है, डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपने इस कला से इलाके का नाम मशहूर किया हुआ है। ये सारे के सारे कारीगरी जो साड़ी पर आप लोगों को दिख रहा है, ये पोचमपल्ली नामक कस्बे का है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, यह सब अपने इलाके में प्रसिद्ध है। देखिए, ये मधुबनी की पेंटिंग है, असम की सिल्क है, कश्मीरी कढ़ाई है और कुल्लू की शॉल है। ये सारे के सारे अपने इलाके में फेमस है, प्रसिद्ध है और अपने इलाके में ही नहीं, ये सारे देश में प्रसिद्ध है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रेत के पहाड़ को टीला भी कहा जाता है। ये आप लोगों के रेत के कुछ पहाड़ दिख रहे होंगे, ये रेगिस्तानी इलाका है और इस पहाड़ जैसे दिखने वाले को टीला भी कहा जाता है। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। ये आप लोगों को डिस्प्ले पर खजूर के पेड़ दिख रहा होगा, ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। चूँकि अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका में है तो खजूर के पेड़ की खेती वहाँ पर बहुत मात्रा में होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अबू धाबी के नोट या सिक्कों को दिरहम कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, माइंड में सेटल कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिले हैं, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। क्लियर? अबू धाबी में खिड़कियाँ खोलने पर भी ठंड हवा नहीं आती है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, ये जितने भी महिलाएं हैं, ये बच्ची है, सारे के सारे ढीले ढाले कपड़े पहन रखी है ताकि इन लोगों को ज़्यादा गर्मियों का सामना ना करना पड़े। और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर ही रखते हैं, जिससे तेज़ धूप से बचा जा सके। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि ब्लैक कपड़े में तेज़ धूप और आसानी से अटैक करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर किसी भी प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, तो ब्लैक कलर ही क्यों पहनते हैं, वाइट कलर भी पहन सकते हैं। क्लियर?
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केरल से रिलेटेड। देखिए केरल में बने घर के आसपास हरियाली और ठंडी पानी होती है। ये जो है सो केरल का घर है, इसके नज़दीक ठंडी पानी का बहाव है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ऐसा दृश्य केरल में पाया जाता है। क्लियर। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केरल में घर के आंगन में प्रायः मसालों का बगीचा लगा रहता है, जिसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है और यह प्रायः केरल के घर के आंगन में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल में नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल आदि का पेड़ पाए जाते हैं। जेन्युइन सी बात है, वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल आदि के पेड़ आसानी से उग सके, इसीलिए वहाँ पर इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फौजी वहीदा। देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्मा भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। किसने? फौजी वहीदा ने। इनके बारे में कुछ और पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए वहीदा थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव की है जो जम्मू कश्मीर के रजौरी ज़िले में है। इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। अब फौजी वहीदा जो है वो कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव जिसका नाम थाना मंडी है, उस गांव की ये लड़की है। क्लियर। इन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और वहीदा जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ वह 5 साल तक पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास। क्लियर। अब कुछ और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वहीदा का नाम वहीदा प्रिज्मा इसलिए पड़ा क्योंकि प्रिज्मा एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है, यानी उस पर यदि लाइट दिया जाए तो वो 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। और वहीदा प्रिज्मा चाहती थी कि मैं इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं प्रिज्मा की तरह, दैट्स वाई उन्होंने अपना नाम वहीदा प्रिज्मा रख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये आप लोगों को लाइन में दिख रहा होगा, चींटियां चल रही है और लाइन से ही चलती है। ये अजीब सी बात है कि लाइन से क्यों चलती है, क्योंकि सबसे आगे जो चींटी चलती है वो कुछ ऐसा छोड़ती है जिसको सूंघकर के सारी की सारी चींटियाँ सेम उसी लाइन से गुजरती है। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेती है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को इसको भी माइंड में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये इस बार की सीटेट की एग्जामिनेशन जो हुई थी उसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। जब यह अपने पेड़ों के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी यह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बताओ भाई किस तरह के ये जीव होते हैं, किस तरह की प्राणी होती है। यह सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब बताओ इतना लेजी कोई जीव होता है क्या? ये लेजीएस्ट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये जो बाघ है हम लोगों से 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। क्लियर। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, जिससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ये बाघ के साथ होता है। क्लियर। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो बाघ की मर्जी है। क्लियर। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। कभी कराहना हो या गुर्राना हो तो बाघ उसमें भी अलग अलग आवाज़ें निकालती है। क्लियर। बाघ का गुर्राना लगभग 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बताइए इसका जो सेंस है वो कितना
स्ट्रॉन्ग है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि शिकारी जानवरों को क्यों मारते हैं। देखिए, गैंडे को शिकारी इसके सींग के लिए मारते हैं। किसके लिए? सींग के लिए। हाथी को जो है शिकारी क्यों मारते हैं? तो इसके दांत के लिए। और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारते हैं। हिरन को क्यों मारते हैं? तो थोड़ी सी खुशबू के लिए, जो कि कस्तूरी हिरन में पाया जाता है। वो कस्तूरी नाम का एक खुशबूनुमा एसिड पाया जाता है उसके अंदर, और जिसको पाने के लिए क्या करते हैं? तो शिकारी हिरन को मार देते हैं। जानवरों को मारने वाले को शिकारी कहते हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है, बैन है। क्लियर? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार भी पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप लोगों को डायरेक्टली से मार देना है उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी कुछ खास आवाज़ निकालते हैं। क्लियर? और उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह का आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह का आवाज़ ये लोग निकालते हैं, ताकि जितने भी जानवर है वो सतर्क हो सके, जान बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ से सचेत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और छुप जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। क्लियर? सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती है और दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देखते हैं। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही वस्तु ये सारे पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। गिद्ध, चील और बाज हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी यहाँ पर होना चाहिए कि पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक चीज़ पर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर वस्तु को सफ़ेद और काली देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चा निकल जाता है तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं सारी पक्षियाँ। घोंसला बनाना एवं बच्चों को पालना पक्षी का पहला कदम है और उनके लिए ये कठिन भरा काम होता है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पक्षी होती है बीवर। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं और सभी मादा बीवर घोंसला को ऑब्जर्व करती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। ये बीवर पक्षी की खासियत है। और आप लोगों को ये डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये सारे के सारे बीवर के घोंसले हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया। देखिए, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला होता है। यह दर्जन चिड़िया है और पत्तों को कुछ इस प्रकार से सी लेती है और इनके लिए यही क्या हो जाता है? घोंसला हो जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांत से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं, जिससे उनका दांत लगातार बढ़ कर के बहुत लंबा नहीं हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उल्टी दस्त होने पर थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में जल की कमी नहीं हो। पानी में शक्कर और नमक मिला हो। उल्टी दस्त नहीं रुकने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये जो बच्चे लोग उल्टी कर रहे हैं, इनको ज़्यादा यदि उल्टी हो जाए तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गंदी पानी पीने से दस्त और हैजे जैसी बीमारी हो जाते हैं। यहाँ पर दस्त होनी चाहिए।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कर्नाटक के होलीगुंडी गांव के लोगों ने पानी की कमी को दूर करने के लिए भीमा संघ नामक एक संघ बनाया। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के होलीगुंडी गांव के लोगों ने पानी की कमी को दूर करने के लिए किस तरह के बांध बनाए, तो भीमा संघ नामक बांध को बनाया। तो गाइज यहीं आप लोगों की क्लास आज की एंड होती है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग विद मधुबनी एकेडमी।